पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। दिन भर में चर्चा में रहे नेशनल, इंटरनेशनल और इम्पोर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बने। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए ये प्रोग्राम बहुत उपयोगी साबित होगा। आइए खबरों की शुरुआत करें। हाल ही में फिलिस्तीनी समस्या में एक नया मोड़ देखने को मिला। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास नेता इस्माइल हानिया से लंबे अरसे के बाद मुलाकात की। ये मुलाकात अल्जीरिया के राष्ट्रपति की मौजूदगी में हुई। गौरतलब है कि फिलिस्तीन के वर्तमान राष्ट्रपति की पार्टी फतह और हमास फिलिस्तीन के दो विरोधी गुट हैं। इन दोनों गुटों के बीच साल 2007 में गहरी दरार आई और तब से फिलिस्तीन में कोई चुनाव आयोजित नहीं हुआ। हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद अलग है और फिलिस्तीन के ही समर्थक इन दो गुटों के बीच का विवाद अलग है। सबसे पहले हम फिलिस्तीन के बारे में जानते हैं। फिलिस्तीन पश्चिम एशिया में स्थित एक विवादित क्षेत्र है। विवादित से मतलब इस पर वैश्विक समाज की एक राय नहीं है। ये दो भागों में बटा है। भूमध्य सागर के तट से लगा वेस्ट बैंक और पूर्व की तरफ स्थित गाजा पट्टी भी इसी का भाग है। फिलिस्तीन में ही यरूशलेम है, जो कि यहूदियों, मुस्लिम और ईसाई तीनों के लिए जरूरी पवित्र जगह है। यहाँ पर मुसलमानों की अल अक्सा मस्जिद है, वहीं यहूदी और ईसाई दोनों धर्मों की जन्मस्थली यरूशलेम को माना जाता है। इन दोनों गुटों के बीच विवाद शुरू हुआ जब इजराइल ने साल 2005 में गाजा से अपनी सभी बस्तियां हटा ली थी। साल 2006 में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में चुनाव हुए। वेस्ट बैंक में फतह और गाजा पट्टी में हमास की जीत हुई। हमास की आक्रामक कार्रवाई के चलते इजराइल गाजा पट्टी पर सैनिक हमले करता है, जिससे आम लोग भी मारे जाते हैं। विश्व के अधिकांश देशों ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, जबकि वेस्ट बैंक की फतह सरकार को फिलिस्तीन की वास्तविक सरकार की मान्यता दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का शुभारंभ करेंगे। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूजीसी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में शिक्षा से जुड़े प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटीज के चांसलर, शिक्षाविद और पॉलिसी मेकर्स शामिल होंगे। इस मौके पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने के लिए अपनाई गई पहलों और आने वाले वक्त में शिक्षा नीति को लागू करने के तरीकों पर विचार किया जाएगा। इस मौके पर वाराणसी डिक्लेरेशन ऑन हायर एजुकेशन को भी अपनाया जाएगा। इस डिक्लेरेशन में भारत में उच्च शिक्षा के लिए तय किए गए गोल्स की चर्चा होगी। आपको बता दें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कैबिनेट ने जुलाई 2020 में मंजूरी दी थी। इसका मकसद इंडियन एजुकेशन सिस्टम में स्कूल से लेकर कॉलेज तक बदलाव लाना है। भारत में इससे पहले 2 शिक्षा नीतियां 1968 और 1986 में लॉन्च की गई थी। मॉनसून में देरी और हीट वेव्स के चलते साल दर साल भारत के रिजर्वायर्स में पानी का स्तर गिरता जा रहा है। CWC यानी सेंट्रल वाटर कमीशन 143 मुख्य रिजर्वायर्स में संग्रहण के स्तर की निगरानी रखता है। इसके मुताबिक इन 143 रिजर्वायर्स में अब केवल अपनी क्षमता का 28% पानी ही मौजूद है। CWC ने 30 जून को इंडस, माही और साबरमती रिजर्वायर्स को हाईली डेफिशिएंट रिपोर्ट किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 30 बड़े रिजर्वायर्स में पानी का स्तर पिछले 10 सालों के औसतन स्तर के मुकाबले काफी कम दर्ज किया गया है। यह अंतर सबसे ज्यादा ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों में देखने को मिला है। भारत पीने के पानी और खेती बाड़ी के लिए मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। क्लाइमेट चेंज एंड कार्बन एसेट फर्म क्रेड्यूस के फाउंडर शैलेंद्र सिंह राव के मुताबिक नवंबर से लेकर जून तक लगभग सभी रिजर्वायर्स एग्जॉस्ट होने लगते हैं, जिसके चलते मानसून में थोड़ी सी भी देरी पूरे एग्रीकल्चरल साइकिल और पीने के पानी की सप्लाई को प्रभावित करती है। हाल ही में विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की। इसे द ग्लोबल फिनडेक्स डेटाबेस 2021 फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट्स एंड रेजिलियंस इन द एज ऑफ कोविड-19 नाम दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत उन देशों में शामिल है जहां पर लोगों की बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बहुत सीमित है। दुनिया के तकरीबन 1.4 बिलियन वयस्कों के पास फॉर्मल बैंकिंग की पहुंच नहीं है। इनमें से भी अधिकांश महिलाएं हैं। अकेले भारत में ही 130 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंकिंग सेवाओं की पहुंच नहीं है। ऐसे लोगों को अनबैंक्ड माना गया है, जिनके पास किसी वित्तीय संस्था में अकाउंट या मोबाइल मनी सर्विस प्रोवाइडर तक पहुंच ना हो। अधिकांश अनबैंक्ड लोगों के पास प्राइमरी या उससे भी कम एजुकेशन है। साथ ही अनबैंक्ड होने के कई कारणों में एक कारण है धन का अभाव। महिलाओं के मामलों में अनबैंक्ड होने के कारण है
आधिकारिक पहचान की कमी, मोबाइल फ़ोन का ना होना, फाइनेंशियली कैपेबल ना होना। इसके अलावा साल 2011 से 21 के दौरान वैश्विक स्तर पर अकाउंट ऑनरशिप 51% से बढ़कर 76% तक हुई है। हर साल 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। इस दिन जूनोटिक रोगों के जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वे रोग जो जानवरों से इंसानों में फैलते हैं उन्हें जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। ये संक्रमित जानवर की लार, खून, यूरिन, मल या उसके शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलते हैं। इस दिन की शुरुआत 6 जुलाई 1885 को हुई थी, जब लुइस पाश्चर ने रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक प्रशासित किया था। गौरतलब है कि रेबीज एक जूनोटिक रोग है। इंसानों में होने वाले लगभग 99% रेबीज ट्रांसमिशंस कुत्तों के काटने से होते हैं, जिससे हर साल लगभग 18 से 20 हजार मौतें होती हैं। 2022 की स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत वायरल जूनोटिक डिजीज के लिए एक पोटेंशियल हॉटस्पॉट है। यहाँ होने वाली लगभग 70% बीमारियां जैसे कि रेबीज, स्वाइन फ्लू, निपा, इबोला, ब्रुसेलोसिस, लेप्टोसिरोसिस और जीका जूनोटिक रोग हैं। जूनोटिक रोगों के प्रसार के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए वन हेल्थ प्रोग्राम के रीजनल कोऑर्डिनेटर BR गुलाटी के मुताबिक जंगलों के घटने के कारण जंगली जानवर के साथ इंसानों का संपर्क बढ़ गया है। साथ ही पशु प्रोटीन की बढ़ती मांग और बदलते जलवायु के कारण ये बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC द्वारा जूनोटिक रोगों से बचाव के लिए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। आज के अप टू डेट पर आधारित सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है, खबरों में रहने वाले वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया या फिर मध्य एशिया। दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन सी बीमारियों को जूनोटिक डिजीज कहा जाता है? रेबीज, स्वाइन फ्लू, निपा या फिर उपरोक्त सभी। तीसरा सवाल, वाराणसी डिक्लेरेशन संबंधित है उच्च शिक्षा से, कला एवं संस्कृति के संरक्षण से, अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित सम्मेलन से या फिर खादी के विकास को बढ़ावा देने के लिए। चौथा सवाल, द ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है। IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इनमें से कौन सा सही है? तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।